हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपाइलर डिजाइन की यूनिट नंबर 1 के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन यार आगे बढ़ने से पहले, जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करो जिससे ऐसी ही नोटिफिकेशंस मिलते रहे आपको वीडियोस की। एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यार इस यूनिट में और क्या क्या है जो हमें कवर करना है। तो सबसे पहला टॉपिक जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो है व्हाट इज कंपाइलर। तो यार कंपाइलर क्या चीज है, इसका क्या काम है, इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपाइलर की डेफिनेशन के बारे में। सो कंपाइलर इज अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज लाइक पास्कल, कोबोल, C++, जावा इनटू मशीन लैंग्वेज। तो बेसिकली कंपाइलर क्या है यार? एक कंपाइलर भी एक प्रोग्राम ही है, एक सॉफ्टवेयर ही है जो कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में रिटन प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। जैसे आप अगर नीचे ये डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, या सिंपली मेंशन है कि सोर्स कोड, जिसको हम हाई लैंग्वेज कोड भी बोलते हैं, इस ये एज अ इनपुट जाएगा मेरे कंपाइलर में और मेरा कंपाइलर इस सोर्स कोड को ट्रांसलेट करके एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, मतलब एक मशीन लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करेगा जो कि 0 1 के फॉर्मेट में रहता है। तो ये हुआ बेसिक सिंपल आसान भाषा में ट्रांसलेटर करता है ये काम, मतलब ट्रांसलेट करता है किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में मेरा कंपाइलर। तो बेसिकली कंपाइलर क्या हुआ? कंपाइलर भी एक तरह का ट्रांसलेटर ही बन गया। तो इसी तरह से हमारे पास कुछ और तरह के ट्रांसलेटर भी अपने कंप्यूटर में अवेलेबल होते हैं। जैसे उनके नाम है लाइक इंटरप्रेटर, असेंबलर, प्री प्रोसेसर एंड डीकंपाइलर। ये कुछ अलग अलग तरह के ट्रांसलेटर हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। आगे और देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। सो अब बात आई यार, कंपाइलर की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, समझ लिया कि यार इसका काम क्या है। बट अब हमें ये समझना है कि ये जो कंपाइलर है, ये जो काम कर रहा है, जो ट्रांसलेशन कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। ये जो काम करता है ये बेसिकली 6 सब पार्ट्स में डिवाइड है। तो जो हमारा कंपाइलर है, इट इज डिवाइडेड इनटू द सब पार्ट्स नोन एज फेजेस ऑफ अ कंपाइलर। और ये जो कंपाइलर के फेजेस हैं, ये उसके अलग अलग पार्ट्स हैं जिसमें ये ट्रांसलेशन परफॉर्म करता है। और ये टोटल 6 सब पार्ट्स होते हैं जिनके नाम हैं, सबसे पहला लेक्सिकल एनालाइजर, देन सिंटेक्स एनालाइजर, उसके बाद सिमेंटिक एनालाइजर, देन इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, उसके बाद आता है कोड ऑप्टिमाइजर, और फाइनली आता है कोड जनरेटर जिसमें हमें एट द एंड हमारा रिजल्ट, हमारा मशीन कोड हमें मिलता है। तो आगे अब हम देखते हैं यार इन सब पार्ट्स का डिटेल फंक्शन कि ये काम कैसे करते हैं और इन इंडिविजुअल पार्ट्स में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है। सो अब हम देखेंगे यार जो कंपाइलर है, इसमें जो अलग अलग ये फेजेस है ना, इनमें इंडिविजुअली क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहला जो हमारा फेज है वो है लेक्सिकल एनालाइजर। यार जैसा आप डायग्राम से क्लियरली देख पा रहे हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लेक्सिकल एनालाइजर में सोर्स कोड आ रहा है। मतलब हमारा जो लेक्सिकल एनालाइजर सब पार्ट है कंपाइलर का, वो इनपुट में क्या लेता है, वो इनपुट में हमारा सोर्स कोड ले लेता है जो कि किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है। तो वहां पर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। सबसे पहला, वहां पर जो हमारे सोर्स प्रोग्राम में जितने भी वाइट स्पेस होते हैं फालतू के, वो सब रिमूव कर दिए जाते हैं, कमेंट्स को हटा दिया जाता है। अगर हमें कुछ एरर्स मिलते हैं तो उनको लाइन नंबर्स के साथ मैप करा जाता है। और जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है यहाँ पर, उसको बोलते हैं टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन में बेसिकली होता क्या है कि जितने भी यार तुम्हारे पास लाइक कीवर्ड्स हैं, जैसे अगर मैं बोलूं डू है, वाइल है, इफ है, इन सबको किसी ग्रुप में रख दिया जाता है। और ऐसे ही अगर हमारे पास कुछ और आइडेंटिफायर्स हैं, जैसे नम है, एक्स है, काउंट है, इनको भी कुछ अलग ग्रुप्स में रख दिया जाता है और उन ग्रुप्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है एक टोकनाइजेशन में। ये जो ग्रुप्स बनते हैं इनको हम बोलते हैं टोकनाइजेशन, और इसको हम पास करते हैं हमारे नेक्स्ट फेज में जिसको हम बोलते हैं सिंटेक्स एनालाइजर। और अब ये सिंटेक्स एनालाइजर क्या करता है, ये सिंटेक्स एनालाइजर जो मेरा लेक्सिकल एनालाइजर से टोकनाइजेशन होके मटेरियल आता है, कोड आता है, उसको यूज करता है और आगे
द सिंटैक्स एनालाइजर फेज इज ऑल्सो नोन एज पार्सिंग फेज। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर पार्सिंग होती है। It takes tokens as input from lexical analyzer phase, and the syntax analyzer groups tokens together in syntactic structures, and the final output of this phase is parse tree। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो हमने इक्वल टू का साइन या फिर इफ, एल्स, डू या वाइल, ये जो जितने भी कीवर्ड है या वेरिएबल्स हैं, काउंट, नम, आइडेंटिफायर्स, इन सबको जो हमने टोकनाइज करके रखा था, अब इसकी मदद से यहाँ पर एक पार्स ट्री बनता है। जैसे अगर मैं यहाँ को शो करूं लाइक ऐसे इक्वल्स टू है, यहाँ पर आपका वेरिएबल बन गया id कॉमा 1, यहाँ प्लस, यहाँ एक और वेरिएबल बन गया id कॉमा 2 एंड माइनस। ऐसे करके आपको यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट मिलता है, यहाँ पर आपको एक पार्स ट्री मिलेगा। अब ये जो पार्स ट्री है, पार्स ट्री का यूज करेगा हमारा अगला फेज, जिसको हम बोलते हैं सिमेंटिक एनालाइजर। अब यहाँ मैं बताता हूँ आपको सिमेंटिक एनालाइजर में बेसिकली क्या होता है। So the semantic analyzer phase checks the source program for semantic errors and gathers type information for subsequent code generation phase। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो सोर्स प्रोग्राम है, ये जो पार्स ट्री के थ्रू आपका सोर्स प्रोग्राम बन के आया, उसमें कोई सिमेंटिक एरर है या नहीं, और उसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है फर्दर कि जिससे हम एक कोड जनरेट कर पाए, इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर पाए। It uses the hierarchical structure determined by syntax analyzer phase to identify the operators and operands of the expression and statement। अब ये जो है, ये hierarchical structure को यूज कर रहा है। जो मेरा पार्स ट्री बन के आया, ये मेरा पार्स ट्री बन के आया, इसका hierarchical structure से मतलब ये ऊपर से नीचे इसका स्ट्रक्चर देखेगा और इसकी हेल्प से ये एक्सप्रेशंस बनाएगा। जैसे अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं तो t इक्वल टू a प्लस बी, इस तरह के एक्सप्रेशन को ये बनाएगा विद द हेल्प ऑफ पार्स ट्री, और ये वेरिएबल के नाम डिपेंड करेंगे जो हमारा पार्स ट्री से बन के आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो रहा है इन दिस फेज कंपाइलर चेक्स दैट ईच ऑपरेटर हैज ऑपरेंड्स दैट आर परमिटेड बाय सोर्स लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है, ये सिमेंटिक एनालाइजर चेक कर रहा है कि अगर जो एक्सप्रेशन बना उसमें ये जो ऑपरेटर्स हैं, इनके लिए जो ऑपरेंड मतलब ये जो वेरिएबल यूज किए गए हैं, क्या हमारी जो सोर्स लैंग्वेज है जिसमें ये प्रोग्राम लिखा गया है वो अलाउ करती है इन सब का यूज। मतलब टाइप चेकिंग या किसी भी तरह का एरर चेकिंग भी इस कोड में एक्सप्रेशन बनते समय चेक होता है इस फेज में हमारे कंपाइलर के। तो अगर हमारा अगला फेज है यार इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। अब ये क्या करता है हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, द नेक्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर इज इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इट टेक्स द पार्स ट्री एज एन इनपुट फ्रॉम सिमेंटिक फेज एंड जनरेट्स इंटरमीडिएट कोड। तो ये जो पार्स ट्री बन के आया हमारा सिमेंटिक एनालाइजर से, उसको यूज करके ये कोड को, इंटरमीडिएट कोड को जनरेट करता है। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है देखो, जनरली यहाँ पर जो बनता है ना, यहाँ पर 3 एड्रेस कोड इज जनरेटेड। 3 एड्रेस कोड क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। 3 एड्रेस कोड होता है वो एक्सप्रेशन जहां पर 3 ऑपरेंड ही रह सकते हैं। 3 ऑपरेंड है, मतलब अगर मैं बोलूं a इज इक्वल टू बी प्लस सी, यहाँ पर हमारे पास 3 ऑपरेंड है a b c। 3 ऑपरेंड सिर्फ अलाउड होते हैं और इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर एक ही आपका एक्सप्रेशन, ये जो प्लस का साइन है, रह सकता है। जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी रह सकता है। ऑपरेंड 3, ठीक है, ये होता है हमारा 3 एड्रेस कोड। इसकी मदद से हम फाइनल एक्सप्रेशंस बनाते हैं। एंड यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका इंटरमीडिएट कोड होता है, इसके बीच में और असेंबली कोड के बीच में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में रजिस्टर्स स्पेसिफाई करना मैंडेटरी नहीं होता हर ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट फेज है ये है कोड ऑप्टिमाइजर या फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन। ये जो फेज होता है हमारे कंपाइलर का, ये एक ऑप्शनल फेज होता है, मैंडेटरी फेज नहीं होता। हर बार जरूरी नहीं है कि हम इसे करें ही करें। ये बेसिकली इसलिए करा जाता है कि जो हमारा कोड बन के आया है हम इसको और ऑप्टिमाइज करें, जिससे एक तो जो हमारा प्रोसेसिंग है ये फास्ट हो जाए, साथ ही साथ ये मेमोरी में कुछ कम स्पेस ऑक्यूपाई करे। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज आता है फाइनल कोड जनरेशन का स्टेप। ठीक है, इसमें क्या है, इट इज द फाइनल फेज फॉर कंपाइलर
ये हमारे कंपाइलर के लिए एक फाइनल फेज है। इट जनरेट्स द असेंबली कोड एज टारगेट लैंग्वेज। ये बेसिकली क्या जनरेट कर रहा है, अब इस फेज में हमको मिलता है असेंबली कोड। पहले तो हमने इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर लिया, ठीक है, लेकिन इस वाले फेज में हमें फाइनली असेंबली कोड मिलता है फॉर द टारगेट लैंग्वेज। इन दिस फेज द एड्रेस इन द बाइनरी कोड इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम लॉजिकल एड्रेस। ये जो एड्रेस है ना, ये लॉजिकल एड्रेस से ही ट्रांसलेट करा जाता है। तो ये हमारा पूरा हुआ फेजेस ऑफ कंपाइलर, और इन इंडिविजुअल फेजेस का काम क्या है और यहाँ पर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। देन अब इस डायग्राम में आप देखोगे तो हमारी दो चीज रह गई, एक सिंबल टेबल मैनेजर, दूसरा एरर हैंडलर, कि ये दोनों का क्या काम है। अगर मैं सिंबल टेबल मैनेजर की बात करूं तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जितने भी हमारे पास सिंबल टेबल एक क्या है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। सिंबल टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, इसमें हम कंटेन करते हैं रिकॉर्ड फॉर ईच आइडेंटिफायर। हर आइडेंटिफायर, जैसे जो भी वेरिएबल्स हम अपने पार्स ट्री में बनाते हैं वो एक आइडेंटिफायर होता है। उस हर इंडिविजुअल आइडेंटिफायर के लिए सिंबल टेबल में हम एक रिकॉर्ड रखते हैं जो कि हमें हेल्प करता है पूरे एग्जीक्यूशन के टाइम पर। अगर हमें कहीं भी वो आइडेंटिफायर फाइंड करना है फटाफट, तो हम सिंपल टेबल में स्पीडली जाके उसे एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब काम होता है हमारा सिंबल टेबल का। और अगर बात आती है एरर हैंडलर की, तो ये क्या है, द एरर हैंडलर इज इन्वॉल्व्ड व्हेन अ फ्लो इन द सोर्स प्रोग्राम इज डिटेक्टेड। मतलब हम एरर हैंडलर को तभी इन्वोक करते हैं, कॉल करते हैं, जब हमारे सोर्स प्रोग्राम में हमें कहीं भी कुछ भी एरर मिलता है। तो ये सब थे कुछ फंक्शंस इस हमारे कंपाइलर डिजाइन के फेज में। सो नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा, फीचर्स ऑफ अ गुड कंपाइलर। तो देखते हैं एक अच्छा कंपाइलर होने के लिए क्या क्या फीचर्स मैंडेटरी है, जरूरी है। तो सबसे पहला फीचर है हमारा कि जो कंपाइलर है, अगर वो एक अच्छा कंपाइलर है, देन इट मस्ट कंपाइल लार्ज अमाउंट ऑफ कोड इन लेस टाइम। तो अगर एक अच्छा कंपाइलर है तो उसको लार्ज अमाउंट ऑफ कोड को कम टाइम में कंपाइल कर देना चाहिए। सेकंड फीचर आता है हमारा, रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ मेमोरी टू कंपाइल द सोर्स लैंग्वेज। साथ ही साथ उसकी स्पीड के साथ जो मेमोरी है उसको भी वो कम ऑक्यूपाई करे, मतलब स्पीड ज्यादा हो, इसका मतलब हुआ कि कम टाइम में उसे कंपाइल कर दे और मेमोरी भी कम ही ऑक्यूपाई करे, ठीक है। थर्ड फीचर आ जाता है, कैन कंपाइल ओनली द मॉडिफाइड कोड सेगमेंट इफ frequent modifications are required in the source program। बेसिकली मतलब ये हुआ, अगर मेरा कोड लिखा हुआ है और उसमें मैं छोटे मोटे कुछ मॉडिफिकेशन करता हूं तो पहली बार में तो वो सारा ही कंपाइल करेगा, लेकिन नेक्स्ट राउंड ऑफ कंपाइलेशन, जो अगले कंपाइलेशन होंगे उनमें सिर्फ जितना मॉडिफाइड पार्ट है, अगर मैंने 100 लाइन के कोड में सिर्फ एक लाइन को चेंज करा है तो सिर्फ मॉडिफाइड पार्ट को कंपाइल करते हुए मेरे को स्पीडली रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। अगला फीचर है यहाँ पर, while handling the hardware interrupts good compilers interact closely with operating system। यहाँ पर कहने का मतलब है यार, अगर हार्डवेयर से कोई दिक्कत होती है, दिक्कत परेशानी होती है, तो जो अच्छे कंपाइलर होते हैं वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करते हैं उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये थे कुछ फीचर्स एक अच्छे कंपाइलर होने के लिए। देन अब हम पढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है चैलेंजेस इन कंपाइलर डिजाइन। तो कंपाइलर डिजाइन करते समय हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उनको पढ़ते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो पहला पॉइंट आता है हमारा, कंपाइलर शुड बी एरर फ्री। तो मतलब आप अगर एक कंपाइलर डिजाइन कर रहे हो तो जो कंपाइलर है उसमें हमें इसके बारे में बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि जो कंपाइलर है उसमें हमारे एरर्स ना हो। सेकेंड पॉइंट आ जाता है, मस्ट जनरेट करेक्ट मशीन कोड विच शुड रन फास्ट। एक तो मशीन कोड जो वो जनरेट कर रहा है वो सही होना चाहिए, साथ ही साथ वो स्पीडली फास्टली रन भी करना चाहिए। थर्ड पॉइंट आ रहा है, कंपाइलेशन टाइम मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू प्रोग्राम साइज। यहाँ फिर से इसका यही मतलब है कि जो हमारा कंपाइलर है वो खुद भी फास्ट चले, बिकॉज जितना बड़ा प्रोग्राम होगा, कहने का मतलब है उतना ही प्रोपोर्शनली टाइम ले, उससे ज्यादा ना ले उसे कंपाइल करने के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, मस्ट बी पोर्टेबल। मस्ट बी पोर्टेबल से यहाँ कहने का मतलब है कि वो जो हमारा कंपाइलर है ये कुछ मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जिससे हम अलग अलग तरह की कंपाइलेशन पार्ट्स में कर सकें और स्पीडली हम रिजल्ट अपना अवेलेबल करा सकें। देन अगला पॉइंट यहाँ पर है, शुड गिव डायग्नोस्टिक एंड एरर मैसेजेस।
कि अगर आप जब अपना प्रोग्राम रन करते हो उसमें समथिंग रॉन्ग है, कुछ रॉन्ग है, तो उसको शो करने के लिए कुछ डायग्नोस्टिक एरर्स और सिंटेक्स एरर्स या एरर मैसेजेस आपको विजिबल होने चाहिए कि कहीं पर सिंटेक्स एरर है, लॉजिकल एरर है, किस तरह का है कि आप उस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो डायग्नोस्टिक एरर्स या फिर एरर मैसेजेस भी शो होने चाहिए आपके कंपाइलर में। देन शुड अगला पॉइंट ये हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनरेटेड कोड मस्ट वर्क वेल विद एग्जिस्टिंग डीबगर्स। तो जो आपका कोड जनरेट हो रहा है और एग्जिस्टिंग डीबगर्स है वो उनके हिसाब से सही सही अपना काम करे। देन नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पर मस्ट हैव कंसिस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। साथ ही साथ जो आपका कोड है उसका ऑप्टिमाइजेशन भी कंसिस्टेंट रहना चाहिए। तो ये सब है कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है जब हम अपना कंपाइलर डिज़ाइन करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक नहीं करा है एंड शेयर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग, बाय बाय।